बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, इसको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। असल में न्यूक्लिक एसिड जो है वो लार्ज लॉन्ग लीनियर मैक्रोमॉलिक्यूल है। ठीक है, लॉन्ग भी है, लीनियर भी है। ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल है जिसके पास क्या होता है, जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, न्यूक्लिक एसिड के पास। न्यूक्लिक एसिड के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और ये क्या करता है? ये सेलुलर फंक्शन को डायरेक्ट करता है कि सेल के फंक्शन को इसने बताना है कि सेल ने क्या करना है। डायरेक्टिंग ऑल सेलुलर फंक्शन, ये इसका काम होता है न्यूक्लिक एसिड का। और थर्ड ये कि ये किस चीज़ से मिलके बना होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड अब क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर बाद। फर्स्ट पहले इसकी डेफिनेशन को और अच्छे से हम देखते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये पॉलीमेरिक मैक्रोमॉलिक्यूल है। पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, पोली का मतलब होता है मैनी। जो न्यूक्लिक एसिड है ये हाई मॉलिक्यूलर वेट बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल है। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट यानी इसका वजन जो है मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। ठीक है, और इसने सेलुलर फंक्शन को डायरेक्ट करना है। थर्ड ये कि ये किस चीज़ से मिलके बना है? ये लिंक्ड न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। ठीक है, जब न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक बनाते हैं उससे मिलके न्यूक्लिक एसिड बना है। डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं यहाँ से। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमेरिक मैक्रोमॉलिक्यूल यानी हाई मॉलिक्यूलर वेट या फिर लार्ज बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल है जो कि तमाम जिंदगियों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड आर एनी ग्रुप ऑफ लॉन्ग लीनियर मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट इसके पास क्या हो गया? इसके पास होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और सेकंड ये कि इसने करना क्या है? इसने सेलुलर एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करना है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटीज़। थर्ड हम लिखेंगे कंपोज्ड ऑफ लिंक्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड आर एनी ग्रुप ऑफ लॉन्ग लीनियर मैक्रोमॉलिक्यूल दैट कैरीज genetic information directing all cellular functions composed of linked nucleotide। ठीक है, नेक्स्ट ये कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर क्या क्या आते हैं? उसके पास डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो इंक्लूड क्या क्या कर सकता है? या फिर डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, अब डीएनए और आरएनए किसका एब्रीविएशन है? डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए दोनों में फ़र्क सिर्फ एक OH और H का है। ठीक है, इसमें और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अगर जो बेसिक फ़र्क है, जो हमारे पास डीएनए है उसमें कार्बन की सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, जो हमारे पास शुगर है, शुगर की जो सेकंड कार्बन है उसमें नीचे की जानिब OH अटैच होता है आरएनए में, जबकि डीएनए में अटैच होता है H। जो हमारे पास आरएनए है उसके अंदर OH अटैच होता है, जबकि जो डीएनए है उसके अंदर H अटैच होता है। इसीलिए हम कहते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए में है जो है वो डी ऑक्सी जो है वो ऑक्सीजन से डिराइव किया गया ऑक्सी, और डी ऑक्सी यानी एक ऑक्सीजन कम है डीएनए में, जबकि आरएनए में जो है वो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरा अटैच है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी आ सकता है और न्यूक्लिक एसिड में आरएनए भी आ सकता है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोटाइड, हमने ये कहा ना कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो लिंक्ड न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? हम न्यूक्लियोटाइड को अब देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, किस किस से? एक तो उसके पास 5 कार्बन वाली शुगर होनी चाहिए, सेकंड उसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, थर्ड उसके पास क्या होना चाहिए? थर्ड उसके पास नाइट्रोजीनियस बेस होनी चाहिए। ठीक है, जब ये 3 चीज़ें, एक शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजीनियस बेस, तीनों आपस में लिंक होंगी, फिर हमारे पास क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड होगा।
ठीक है। अब जो शुगर है, हमने ये कहना है कि 5 कार्बन वाली शुगर होगी, 5 कार्बन वाली शुगर होगी, उसमें अगर कार्बन की सेकंड पोजीशन पे अगर OH अटैच है तो RNA होगा, अगर H अटैच है तो हमारे पास क्या होगा, DNA। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, DNA। यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस, यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि ये एक सेल दिखाया है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये उन्होंने न्यूक्लियस को शो करवाया है। फिर वो बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA जो है वो RNA को बनाता है, और फिर क्या होता है, फिर RNA जो है वो बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करता है। ठीक है, जब DNA RNA को बना देता है, फिर RNA जो है वो बाहर बनता वो न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन बाद में बनने के बाद वो साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करता है। यहाँ पे हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियोटाइड हमने कहा है कि 3 चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस होती है, सेकंड उसके पास शुगर होती है, और थर्ड उसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 चीज़ें उन्होंने दिखाई है। एक जो है वो नाइट्रोजीनियस बेस, सेकेंड उन्होंने दिखाई है शुगर, थर्ड उन्होंने दिखाया है कि फॉस्फेट ग्रुप। मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर कार्बन की सेकंड पोजीशन पे OH अटैच होगा तो वो RNA होगा, और अगर H अटैच होगा तो वो DNA होगा। किस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कार्बन की सेकंड पोजीशन है। आप देखिए 1 2 3 4 5, और ये सेकंड पोजीशन है। सेकंड पोजीशन पे अगर नीचे, ये जो नीचे बॉन्ड है, नीचे वाली पोजीशन पे, जिसे हम नीचे वाली पोजीशन अल्फा पोजीशन होती है, ऊपर वाली पोजीशन बीटा होती है, और नीचे वाली अल्फा होती है। अगर नीचे जो है वो H अटैच होगा तो वो DNA होगा, अगर OH अटैच होगा तो वो क्या होगा, फिर वो RNA होगा। आपने बात ये याद रखनी है कि जो शुगर है उसकी पोजीशन नंबर 1 पे नाइट्रोजनियस बेस अटैच होती है, और उसकी पोजीशन नंबर 5 पे, ये इसकी पोजीशन नंबर 5 है, पोजीशन नंबर 5 पे क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक उसके पास होती है नाइट्रोजनियस बेस, सेकंड उसके पास होती है शुगर, थर्ड उसके पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। जो शुगर है, शुगर की पोजीशन नंबर 1 पे अटैच होती है नाइट्रोजीनियस बेस, और शुगर की पोजीशन नंबर 5 पे अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। और जो सेकंड पोजीशन है उस पे नीचे अगर OH अटैच होगा तो वो RNA होगा, अगर H अटैच होगा तो वो DNA होगा। ठीक है, तीनों यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये तो था एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब ये वाला न्यूक्लियोटाइड जब किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, फिर वो सेकंड वाला तीसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा, थर्ड वाला जो है वो फोर्थ वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा, फिर जो है इस तरह। तो ये सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ, फिर अगले के साथ, फिर हमारे पास बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसी तरह जब न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक हो जाते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, फिर हम इसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड असल में किस चीज़ से बनते हैं, लिंक्ड न्यूक्लियोटाइड से। हमने डेफिनेशन में यही कहा था ना कि जो न्यूक्लिक एसिड है कंपोज्ड ऑफ लिंक्ड न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड एक का स्ट्रक्चर है। जब एक दूसरे के साथ, दूसरे तीसरे के साथ बन जाता है, आपस में लिंक बना लेते हैं, फिर हम उसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अच्छा जी, अब सेकंड आपने ये बात याद रखनी है कि अगर शुगर की पोजीशन नंबर 1 पे एक नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है, यानी शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस ने आपस में बॉन्ड बनाया है और फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस और शुगर ने आपस में बॉन्ड बनाया है और अभी फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है, फिर हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, यानी नाइट्रोजीनियस बेस और शुगर आपस में बॉन्ड बनाए और फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है, सिर्फ ये वाली 2 चीज़ें हैं, फिर हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच है, फिर हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर सिर्फ 2 चीज़ें अटैच हैं, शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस, फिर हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, और अगर फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच है, फिर हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है फंक्शन किसके, न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड के जो हैं यहाँ पे उन्होंने 2 फंक्शन बताए हैं। नंबर 1 ये कि इसके पास क्या होती है, हमने ये कहा था ना कि इट कैरी ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो इसका पहला रोल ये है कि इसने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करना है, ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करना है, यानी बच्चों में नेक्स्ट ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, पहले वो खुद स्टोर करेगा, फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर ट्रांसफ़र करेगा। और सेकंड उसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये अंडरगो करता है, टू अंडरगो म्यूटेशन। म्यूटेशन हम किसे कहते हैं, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज। ठीक है, जब जेनेटिक सीक्वेंस चेंज होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होती है, चेंज होकर नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट बच्चों में आती है, तो
हम उसे कहते हैं कि ये म्यूटेशन है। अब ये म्यूटेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। क्या मतलब इस बात का मतलब ये है कि अगर जो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है, इसका हमें फ़ायदा ये हुआ है कि जो जब चेंज आई तो एक नई हमारे पास जीन आई है, ठीक है, एक चेंज आई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इसने म्यूटेशन की वजह से ये बन गया है, ठीक है, ये जो ए है ये इस तरह से इसके अंदर जो है म्यूटेशन हुई ये बन गया है, तो इसका ये हमारे पास फ़ायदा हुआ कि एक नई चीज़ आई है, एक वैरायटी आई है। और इसका नुकसान हमें ये हुआ है कि जो हमारे पास पुरानी चीज़ थी वो तो गुम हो गई, वो जीन इन्वायरमेंट में से लॉस हो गई है, ठीक है, ये इसका नुकसान होगा। नेक्स्ट जो है वह हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कि जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड था वो फ्रेडरिक ने डिस्कवर किया था 1871 में, ठीक है, 1871 में उसने डिस्कवर किया था। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इन 1871 फ्रेडरिक ने डिस्कवर किया था। किसने? फ्रेडरिक। और डिस्कवर कहाँ से किया था इसने? पस सेल। पस सेल किसे कहते हैं? वो जो रेशा नहीं होती, अगर आपने ज़ख़म देखा हो, वो जो येलो येलो पीप होती है, ठीक है, कोई फोड़ा वगैरह या फिर कोई इस तरह ज़ख़म वगैरह गल जाए, उसमें जो येलो येलो कलर की होती है ना, उसको हम कहते हैं पीप, ठीक है, वो पस सेल, उसमें से उसने डिस्कवर किया था। न्यूक्लिक एसिड आर द लार्जेस्ट and the most complex organic molecule. Frederick Mischer was discovered nucleic acid in 1871 from pus cell. ये आपने याद रखना है, कहाँ से डिस्कवर किया था? पस सेल से। किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक ने डिस्कवर किया था। अच्छा जी, आइसोलेटेड इंटैक्ट न्यूक्लियाई फ्रॉम द पस सेल, ठीक है, उसने पस सेल में से जो न्यूक्लियाई था उसको आइसोलेट किया, अलग किया, एंड एनालाइजिंग केमिकल कंटेंट्स, और उसको अंदर से ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर क्या केमिकल कंटेंट है, ये किस चीज़ से मिलके बना है, ठीक है। फिर उसने ये देखा कि उसके पास जो सब्सटेंस है जो उसने बाहर निकाला है उसके अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। कौन कौन सी? एक नाइट्रोजन और दूसरा फास्फोरस, ठीक है। नाइट्रोजन जो था वो नाइट्रोजीनियस बेसिस में पाया जाता था, और जो फास्फोर था वो फॉस्फेट ग्रुप, जो हमारे पास PO4 नेगेटिव है, उसके अंदर फॉस्फेट पाया जाता था, ठीक है। मतलब देखिए, हमें तो सारी चीज़ें पता थी ना, अब हमें तो पता है, आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप के अंदर फॉस्फेट हो गया, और जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजीनियस बेस में होगा। लेकिन उन्होंने इतना अर्सा पहले देखा, उन्हें तो कुछ नहीं पता था, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं भाई। कौन कौन सी? एक फास्फोरस और दूसरा नाइट्रोजन, ठीक है। फिर उसने देखा कि जो न्यूक्लियन है, जो न्यूक्लिक एसिड है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। PO4 है ना, फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, एसिड की प्रॉपर्टीज़ एसिडिक होती हैं, इसकी जो pH है वो 7 से कम होती है, ठीक है। उन्होंने देखा कि ये जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, इस वजह से उन्होंने इसको नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। एसिड जो है ये इसको इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको नाम दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। अब दोबारा आपको पता होना चाहिए कि ये किसने डिस्कवर किया था? ये फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था 1871 में। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है एवरे एक्सपेरिमेंट। एवरे एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी था। एवरे एक्सपेरिमेंट में जो है ना, उसमें हमें ये बता दिया कि जो DNA है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। पहले हमें नहीं पता था कि DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, लेकिन एवरे एक्सपेरिमेंट ने ये बात प्रूव करती थी कि जो DNA है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। किस तरह से? कि उन्होंने क्या किया, एवरे एंड हिज कोलीग, एवरे जो था वो एक साइंटिस्ट था, और उसके कोलीग यानी उसके साथ काम करने वालों ने, उसके दोस्तों ने, कोलीग्स ने, फाउंड दैट द DNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ विरुलेंट स्ट्रेट ऑफ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई। उन्होंने एक देखा कि उन्होंने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था। माइस किसे कहते हैं? चूहों को, ठीक है। उन्होंने चूहों पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैं आपको पहले एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ, बाद में हम ये पढ़ते हैं। उन्होंने ये किया कि उन्होंने रफ स्ट्रेन लिया जो नॉन विरुलेंट था। नॉन विरुलेंट का मतलब ये है कि जो डिजीज़ काज नहीं करता था, ठीक है। एक उन्होंने नॉन विरुलेंट स्ट्रेन लिया, रफ स्ट्रेन, और दूसरा उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन लिया विरुलेंट का। विरुलेंट वो था जो डिजीज़ काज करता था, ठीक है। उन्होंने रफ स्ट्रेन लिया, ठीक है, जो नॉन विरुलेंट था, नॉन विरुलेंट जो बीमारी की काज नहीं करता था, ठीक है, उसको इंजेक्ट करा दिया, उसका इंजेक्शन लगा दिया एक माइस के अंदर, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन का जो डिजीज़ काज नहीं करता था। फिर उन्होंने देखा कि वो जो माउस है वो जिंदा है, क्योंकि वो नॉन विरुलेंट था,
ठीक है। उन्होंने उसको माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया और देखा कि भाई चूहा तो जिंदा है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने विरुलेंट स्ट्रेन लिया स्मूथ स्ट्रेन का, ठीक है। विरुलेंट जो डिजीज़ काज करता है उसको माइस के अंदर इंजेक्ट करा दिया और फिर देखा कि जी माइस तो मर गया है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जो विरुलेंट स्मूथ स्ट्रेन विरुलेंट था ना, उसके ज़ाहिर विरुलेंट हम इसे कहते हैं ना, जो डिजीज़ काज करता है, उसके अंदर जो जर्म्स थे जो, उसको उन्होंने हीट किल कर दिया। यानी हीट इतनी प्रोवाइड की कि वो जो विरुलेंट स्ट्रेन था ना, वो ऑलमोस्ट जो था ना उसकी सारी जो विरुलेंस थी वो ख़त्म कर दी, क्योंकि उसको हीट के ज़रिए किल किया गया, इतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करके उनको किल किया गया, ठीक है। फिर उन्होंने माइस के अंदर लगाया, जब उसका सारा विरुलेंस ही ख़त्म हो गया, फिर उन्होंने देखा कि माइस ज़िंदा है। था वो विरुलेंट स्ट्रेन ही, ठीक है, ये उन्होंने विरुलेंट स्ट्रेन ही लिया था, लेकिन उन्होंने ये देखा कि माइस ज़िंदा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका जो विरुलेंस थी उसको हीट प्रोवाइड करके ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने 4 टाइम ये किया, चौथी दफ़ा उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो हीट किल वाला था, ठीक है, जो हीट किल स्ट्रेन था उसको, और जो रफ स्ट्रेन था ये वाला जो नॉन विरुलेंट था, उन्होंने अब ये होना तो ये चाहिए ना कि जो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन वाला लिया था, नॉन विरुलेंट में हमने ये किया था ना कि माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया और माइस जिंदा था, और जो हमने हीट किल्ड करवा के माइस के अंदर इंजेक्ट किया था तब भी चूहा जिंदा रहा था। अब होना तो ये चाहिए था कि जब हमने 3rd और 1 वाले को मिक्स किया, ठीक है, ये नॉन विरुलेंट वाले को और हीट किल वाले को मिक्स किया, किस किस को, 1st और 3rd वाले को जब हमने मिक्स किया, तो होना तो ये चाहिए था कि माइस जिंदा रहना चाहिए था। लेकिन जब हमने इनको 3rd और 1 वाले को मिक्स करके माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया तो माइस मर गया, ठीक है। ये क्यों हुआ ऐसा कि जो था हीट किल्ड वाला, उसने अपनी जो न्यूक्लिक एसिड जो था उसका, मतलब हमने हीट प्रोवाइड करके उसकी विरुलेंस को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो रफ स्ट्रेन जो नॉन विरुलेंट वाले था उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। उसकी वजह से माइस जो था, जो चूहा था माउस, वो मर गया, ठीक है। तब हमें पता चला था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है और अपनी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। Avery and his colleague found that the DNA extracted from a virulent strain of the bacteria, ठीक है, जो virulent strain था उसको, और इंजेक्टेड इनटू अ नॉन विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ द सेम बैक्टीरिया, ठीक है, जो विरुलेंट था उसको हीट किल्ड किया, और विरुलेंट वाला नॉन विरुलेंट जो था उसको हीट किल्ड था, और जो नॉन विरुलेंट था वो था रफ स्ट्रेन का, उन दोनों को मिक्स किया और एक बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने उसको इंजेक्ट करवा दिया। ऑफ द सेम बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म द नॉन विरुलेंट स्ट्रेन इनटू अ विरुलेंट स्ट्रेन, उसने नॉन विरुलेंट स्ट्रेन को किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, एक विरुलेंट स्ट्रेन के अंदर, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है वो विरुलेंट होगा तभी तो माइस मरा है ना। उसने ये किया ना, जो हमने हीट किल्ड वाला था, जो हीट किल्ड था उसने अपनी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी वो नॉन विरुलेंट जो बीमारी काज नहीं करता उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी, और जो नॉन विरुलेंट वाला था वो विरुलेंट बन गया, वो विरुलेंट बना, फिर ही उसने माइस को मार दिया, जिसकी वजह से चूहा मर गया। कंडक्टेड दैट डीएनए फ्रॉम विरुलेंट स्ट्रेन कैरिड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर विरुलेंस, फिर हमें पता चला कि जो विरुलेंट स्ट्रेन वाला था उसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि इसने ट्रांसफ़र की थी नॉन विरुलेंट वाले के अंदर, फिर नॉन विरुलेंट वाला बन गया विरुलेंट, और उस विरुलेंस की वजह से वो माइस किल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट को हमने नाम दिया था एवरे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये एवरे ने और उसकी कोलीग्स ने मिल के किया था, ठीक है। एवरी एक्सपेरिमेंट का हमें फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि जो एवरी एक्सपेरिमेंट था उसकी वजह से हमें ये पता चल गया जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद हुआ था हार्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। हार्शे और चेस जो था वो 1952 में आल्फ्रेड डी हार्शे और एक दूसरा साइंटिस्ट थे, दूसरे साइंटिस्ट का नाम था मार्था चेस, ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे, मार्था चेस और आल्फ्रेड डी हार्शे। इन दोनों ने जो था वो एक एक्सपेरिमेंट किया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रेडियो एक्टिव लेबल्ड आइसोटोप ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस, दो जो थे वो इस्तेमाल किए थे। एक रेडियो एक्टिव आपको पता है ना, जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो 82 से ज़्यादा हो, ठीक है, रेडियो एक्टिव, और वो जो है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद किसी दूसरे में चेंज हो जाए, ठीक है। उन्होंने जो था वो 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल किए थे। आइसोटोप आपको पता है ना, आइसोटोप वो होते हैं जो एक से ज़्यादा शक्लों में एग्जिस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल जिनका जो है वो प्रोटॉन नंबर
सेम हो लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। उन्होंने इस्तेमाल किया था फास्फोरस और सल्फर के आइसोटोप को इस्तेमाल किया था। दे यूज्ड ई कोलाई एंड T2 बैक्टीरियोफेज। उन्होंने एक इशर्शिया कोलाई क्या है? इशर्शिया कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम है और दूसरा बैक्टीरियोफेज, ठीक है। एक उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया था, T2 बैक्टीरियोफेज। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में ये किया कि जो फेजिस हैं उनको लेबल कर दिया, ठीक है, उनको लेबल कर दिया और जो इशर्शिया कोलाई था उसको उन्होंने लेबल वायरस के साथ इन्फेक्ट करवाया। यहाँ पे उन्होंने 2 जनरेशन दिखाई हैं, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ये वाला, ठीक है, ये बैक्टीरिया का सेल है, इसको उन्होंने बैक्टीरियोफेज, ये जो आपको येलो कलर में और उसके अंदर हल्का सा रेड सा कलर है ना, ये रेड है और ये ब्लू है, ठीक है। इन्होंने उस बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करवाया इस बैक्टीरिया सेल को, दोनों बैक्टीरिया सेल को उन्होंने इन्फेक्ट करवाया। ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है ये फास्फोरस का है, ठीक है, और ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये सल्फर का है। अब उन्हें नहीं पता था कि फास्फोरस जो है वो इस सेल के अंदर पाया जाता है या सल्फर इस सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर सल्फर है या न्यूक्लिक एसिड के अंदर फास्फोरस है। अच्छा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये किया, जो बैक्टीरियोफेज था, एक बैक्टीरियोफेज को लेबल कर दिया फास्फोरस के साथ और दूसरे बैक्टीरियोफेज को उन्होंने लेबल कर दिया सल्फर के साथ। ये जो ब्लू कलर वाला है इसको उन्होंने सल्फर के साथ किया था, ठीक है, और ये जो रेड कलर वाला है इसको उन्होंने किसके साथ किया था? फास्फोरस के साथ। और फिर जब नेक्स्ट जनरेशन आई ना, तो उन्होंने ये देखा कि जो हमारे पास था ना सल्फर वाला, ठीक है, वो बैक्टीरिया सेल में एंटर, दोनों बैक्टीरिया सेल में एंटर हो गए नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में दोनों बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो गए। फिर उन्होंने ये देखा कि जो P32 फेज था एंटर द बैक्टीरियल सेल, देन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फेज फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल्स शो अ सिग्निफिकेंट। फिर उन्होंने देखा जो फास्फोरस वाले थे ना उसकी नेक्स्ट जनरेशन में एक सिग्निफिकेंस थी, एक जो था ना फास्फोरस वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में था, लेकिन जो सल्फ़र के साथ जिसको जो बैक्टीरिया फेज को उन्होंने सल्फ़र के साथ लेबल करवाया था उसकी जो नेक्स्ट प्रोजनी थी, प्रोजनी का मतलब होता है नस्ल, जिसको उन्होंने सल्फ़र के साथ इन्फेक्ट करवाया था, फिर उन्होंने ये देखा कि वो जो सल्फ़र है, ये वाला सल्फ़र, वो आउटसाइड द सेल ही रहा, वो बाहर ही रहा सेल के, वो अंदर सेल के एंटर नहीं हुआ, ठीक है। फिर हमें ये पता चल गया कि जो फास्फोरस है, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा है, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर PO4 पाया जाता है ना, PO4 नेगेटिव। फिर हमें ये पता चल गया कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इसका हिस्सा है, सल्फर उसका हिस्सा नहीं है। यहाँ पे वाज़े लिखा भी हुआ है कि जो P32 फेज है एंटर द बैक्टीरियल सेल, देन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द फेज फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल्स शो अ सिग्निफिकेंट। और नेक्स्ट है कि जो सल्फर था 35, सल्फर 35 को जिस बैक्टीरिया फेज को उन्होंने उसके साथ लेबल करवाया था वो बैक्टीरियल सेल में तो एंटर हो गया, ठीक है। ये देखें आप, ये यहाँ से वो एंटर हो रहा है, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर तो एंटर हो गया, लेकिन उसकी जो नेक्स्ट प्रोजनी थी, जो उसकी नेक्स्ट थी, वो नॉन रेडियो एक्टिव ही रही, वो नॉन रेडियो एक्टिव रही। इसका मतलब ये है कि वो जो सल्फर था वो आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल ही रहा, वो नेक्स्ट प्रोजनी का हिस्सा नहीं बना। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड में ये क्या, न्यूक्लिक एसिड्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल दैट कंटेन ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो न्यूक्लिक एसिड के पास होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और सेकंड ये कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो सेलुलर फंक्शंस को डायरेक्ट करता है। न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड इन एवरी थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्योंकि ये सेल के अंदर पाया जाता है ना न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA, ठीक है, ये सेल के अंदर पाया जाता है। तो हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये सब सारी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म सब के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है DNA जो है वो कैरियर है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। DNA के पास सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और वो DNA जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो वो DNA जो है वो पेरेंट से बच्चों में, ऑफ स्प्रिंग में वो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। DNA इज कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन ऑल ऑर्गेनिज्म विद फ्यू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कुछ में जो है ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन एक्सेप्ट माँ सवाए, इनके सिवा
बाकी सब में ये है, ठीक है। वो एक्सेप्शन क्या है, जो तंबाकू मोज़ेक वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पोलियो वायरस है और कुछ दूसरे बैक्टीरियोफेज यूजेस आरएनए फॉर दिस पर्पस, ठीक है। अब वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह तंबाकू मोज़ेक वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पोलियो वायरस है, ठीक है, इस तरह के जो दूसरे बैक्टीरियोफेज आरएनए हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र नहीं करता, ठीक है, उनके अंदर नहीं करता। बाकी सब में, जिस तरह इंसानों में, जानवरों में, ठीक है, पौधों में, उन सब के अंदर डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक सब जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। आल प्लांट वायरसेस आर आरएनए वाइल बैक्टीरियल एंड एनिमल वायरसेस हैव आइदर डीएनए और आरएनए। वो ये बता रहे हैं कि जितने भी प्लांट के वायरसेस हैं, ठीक है, पौधों को जितने भी वायरस होते हैं वो सारे के सारे आरएनए होते हैं, जबकि जो बैक्टीरियल और एनिमल वायरसेस हैं वो सारे के सारे डीएनए भी हो सकते हैं, वो आरएनए भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस है, ठीक है, HIV जो वायरस है, और इसके अलावा दूसरा वायरस उन्होंने बताया पोलीमेलाइटिस जो है वो आरएनए वायरस है, लेकिन जो वैक्सीनिया और हेर्पेस है वो दोनों क्या है, वो डीएनए वायरस है, ठीक है। आपने याद रखना है कि जो प्लांट के अंदर जितने भी वायरस हैं वो सारे के सारे आरएनए हैं, और एनिमल और बैक्टीरियल जो वायरसेस है वो आरएनए भी हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट वायरसेस जो हैं वो डीएनए नहीं हो सकते। प्लांट के सारे वायरसेस आरएनए ही होते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नाइट्रोजीनियस बेसिस। पहले हम नाइट्रोजीनियस बेसिस की डेफिनेशन देखते हैं कि जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है, a nitrogenous base is simply a nitrogen containing molecule that has the same chemical properties as a base, ठीक है। जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है, फॉर एग्जांपल Na जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर वो क्या बना देता है, वो एक एल्कली बना देता है NaOH, ठीक है। वो ये बता रहा है कि उसको हम कहते हैं बेस। एल्कली और मेटल तकरीबन जो है वो सेम होती है, बेसिस और एल्कली, ठीक है। वो कह रहा है कि जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो उसकी प्रॉपर्टी सेम वैसी ही होती है जिस तरह किसी दूसरी आम बेस की होती है। दे आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट सिंस दे मेक अप द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ DNA एंड RNA। फिर वो नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा होती हैं। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। एक उनमें नाइट्रोजीनियस बेस भी है, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों में नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, और ये जो डीएनए और आरएनए हैं इन्होंने ही तो न्यूक्लिक एसिड बनाना होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो कौन कौन सी हैं? जो मेजर बेसिस हैं एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल। एडिनिन को हम लिखते हैं, शो करते हैं ए के साथ, गवानीन को हम शो करते हैं जी के साथ, साइटोसिन को हम शो करते हैं सी के साथ, थायामीन को शो करते हैं टी के साथ, और यूरासिल को शो करते हैं यू के साथ, ठीक है। इसको हम यू के साथ शो करते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये तो आपको पता है ना, ये अब बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेसिस। और जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ इस तरह लिंक बनाता है, उसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि पॉली का मतलब होता है मैनी। That is long chain-like molecule composed of a series of nearly identical building block called nucleotide. Each nucleotide consists of a nitrogen-containing aromatic base, ठीक है, attached to a pentose. पेंटोस का मतलब क्या होता है? पेंटोस का जो वर्ड है वो पेंटा से निकला है। पेंटा का मतलब होता है 5, यानी 5 कार्बन वाली शुगर विच इन टर्न अटैच टू अ फॉस्फेट ग्रुप, जो कि एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होती है। उन्होंने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। अब नाइट्रोजीनियस बेस की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है ना, किस किस से? एक तो उसके पास होती है नाइट्रोजन बेस, एक होती है उसके पास शुगर, और एक होती है फॉस्फेट ग्रुप। सबसे पहले हम नाइट्रोजीनियस बेसिस को देखते हैं, फिर हम शुगर को देखेंगे, फिर हम फॉस्फेट ग्रुप को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ गई है नाइट्रोजीनियस बेस। ये नाइट्रोजीनियस बेस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ना, ये उन्होंने एक एक बेस का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ये गवानीन का स्ट्रक्चर है, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, और ये थायामीन का स्ट्रक्चर है। अब आपने यहाँ पे एक तो हमने डिफरेंस पढ़ लिया था ना डीएनए और आरएनए में, कि एक तो इनमें डिफरेंस होता है किसका? एक जो बेस होती है, ठीक है, सॉरी, जो शुगर होती है उसकी जो पोजीशन नंबर 2 है, अगर यहाँ पे OH अटैच है, अगर यहाँ पे OH अटैच है तो फिर ये क्या होगा? फिर ये RNA होगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा? फिर ये RNA होगा। लेकिन अगर यहाँ पे OH की जगह H अटैच है, फिर ये क्या होगा? फिर ये DNA होगा,
ठीक है, ये डीएनए होगा। एक तो हमने ये फ़र्क पढ़ लिया। अब यहाँ पे आपने दूसरा फ़र्क ये पढ़ना है, डीएनए और आरएनए में ये फ़र्क है कि जो डीएनए है, डीएनए में हमेशा हमारे पास थायामीन बेस अटैच होती है, या एडिनिन होगी या गवानीन होगी या साइटोसिन होगी या फिर थायामीन होगी, जबकि आरएनए में थायामीन नहीं होती। आरएनए में थायामीन की जगह क्या होती है? यूरासिल। ठीक है, यूरासिल होती है। हम ये कह सकते हैं कि डीएनए की जो है वो 4 बेसिस हैं, मेजर बेसिस कौन कौन सी? एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायामीन। जबकि जो आरएनए है, आरएनए की 4 मेजर बेसिस हैं, साइटोसिन, गवानीन, यूरासिल एंड एडिनिन। ठीक है, यानी इन दोनों के दरम्यान एक इस बेस का भी फ़र्क होता है। जो आरएनए है उसके पास यूरासिल बेस होती है और डीएनए में यूरासिल की जगह थायामीन होती है। यहाँ पे आपको एक एक बेस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। नाइट्रोजनस बेस का ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये साइटोसिन का है, ये थायामीन का है, ये यूरासिल का है, और यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि आरएनए ओनली, ये सिर्फ आरएनए में ही होती है। ठीक है, और बाकी गवानीन, एडिनिन और साइटोसिन। ठीक है, हम दोबारा यहाँ पे इस बात को देखते हैं कि जो आरएनए है, आरएनए में कौन कौन सी बेसिस होगी? एक उसके पास यूरासिल होगी, एक साइटोसिन, एक गवानीन और एक एडिनिन, 4 बेसिस। जबकि जो हमारे पास है डीएनए, डीएनए में यूरासिल नहीं होगी, बल्कि यूरासिल की जगह थायामीन होगी, एडिनिन होगी, गवानीन होगी और साइटोसिन होगी। क्लियर? ये इनके स्ट्रक्चर हैं, ये स्ट्रक्चर आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, अगर हम वैसे स्ट्रक्चर इसको वैसे एक दफ़ा देखें तो इसमें ये है कि जो यहाँ पे एक रिंग दिखाई गई है ना, यहाँ पे एक रिंग है, जबकि जो ये गवानीन और एडिनिन है यहाँ पे 2 रिंग है। रिंग का मतलब ये है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला इसको हम कहते हैं रिंग। अगर आप ये देखें साइटोसिन, साइटोसिन में एक रिंग है, थायामीन में भी एक रिंग है, यूरासिल में भी एक रिंग है, लेकिन जो एडिनिन है इसमें भी 2 रिंग है और जो गवानीन है इसमें भी 2 रिंग है। ठीक है, इसलिए हमने ये किया कि जो 2 रिंग हैं, ठीक है, गवानीन और एडिनिन, इनको हमने नाम दे दिया प्योरीन्स का। ठीक है, प्योरीन्स जो हैं वो डबल रिंग हैं, जिस तरह गवानीन और एडिनिन दोनों डबल रिंग हैं। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया प्योरीन का। और जिनके अंदर सिंगल रिंग थी, किन किन के अंदर सिंगल रिंग है? साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल, इनको हमने नाम दे दिया पायरीमिडीन्स का। ठीक है, इनको हमने नाम दे दिया पायरीमिडीन्स का। जो सिंगल रिंग है वो पायरीमिडीन है, जो डबल रिंग है वो प्योरीन है। प्योरीन इंक्लूड 2 एडिनिन और गवानीन, और जो पायरीमिडीन है उसके अंदर साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल। अब आप देखें कि जो साइटोसिन है, ठीक है, वो और यूरासिल, इन दोनों का स्ट्रक्चर आप देखें तो आपको लगेगा कि सिर्फ ये इतना ही सा तो फ़र्क है, ये वाला NH और ये वाला। ठीक है, सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी सारी तो सेम है ना। ठीक है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। यूरासिल के पास 2 कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। ठीक है, यूरासिल के पास ये वाले जो 2 स्ट्रक्चर हैं इसको हम कहते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल का मतलब होता है अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अगर आप यूरासिल को देखें तो यूरासिल के पास 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, एक ये वाला कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा ये वाला कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, यूरासिल के पास 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, और साइटोसिन में इस वाले कार्बोनिल ग्रुप की जगह क्या अटैच है? अमाइनो ग्रुप NH2। क्लियर? और सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है नाइट्रोजनस बेस का वो कौन सी है? वो गवानीन है। गवानीन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखती है। क्यों? क्योंकि आप देखें जो हमारे पास है गवानीन, उसके पास एक ये वाला NH ग्रुप है, एक ये वाला NH ग्रुप है, एक 3 अमाइनो ग्रुप हैं गवानीन के पास। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब हम इनको नंबर किस तरह से देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कितनी बात क्लियर होगी ना नाइट्रोजनस बेस की। हम इनको नंबरिंग इस तरह से देते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो 2 तरह की होती हैं, प्योरीन्स होती हैं, पायरीमिडीन होती हैं। जो प्योरीन्स हैं वो क्या होती हैं? प्योरीन्स जो हैं वो डबल मेंबर रिंग होती हैं, और जो पायरीमिडीन है वो सिंगल मेंबर रिंग होती हैं। जो प्योरीन है, प्योरीन कौन सी है? जो डबल मेंबर रिंग है, उनको हम एंटी क्लॉकवाइज जो है वो नेम देते हैं, जबकि जो पायरीमिडीन है उनको हम क्लॉकवाइज देते हैं। अब देखें जो क्लॉकवाइज है वो क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये वॉच है, ठीक है, ये 1 2 3 4 इस तरह से जो है वो वॉच है। अब आपको पता है जो जो घड़ी की सुई होती है वो किस तरह से चलती है? जो घड़ी की सुई होती है वो इस तरह से चलती है, ये ऐसे मूव करती है ना, इधर से यूं करके इस तरह। ठीक है, इस तरह मूव करती है, यानी घड़ी की सुई जिस तरह मूव करती है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। और अगर मैं कहूँ कि घड़ी की सुई से उल्ट इस तरह मूव करो, इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की सुई इस तरह मूव करती है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, और उसके अगर उल्ट यानी एंटी
इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर मैं उल्टा चलूँ तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब जो हमारे पास प्योरीन्स हैं, प्योरीन को हम एंटी क्लॉकवाइज देते हैं। अगर आप ये देखें कि 1, इसको 1 नेमिंग दी है, इसको 2 नेमिंग दी है, इसको 3 दी है, इसको 4 दी है, इसको 5 दी है, यानी हम इधर से इस तरह मूव कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, फिर उन्होंने जो नेक्स्ट है ना ये 7 8 9 ये इसको दिया। लेकिन जो प्योरीन्स हैं आप देखें, प्योरीन्स को हमने एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग देना स्टार्ट की है, ठीक है। प्योरीन को हम एंटी क्लॉकवाइज नेम देते हैं, जबकि अगर आप इनको देखें पायरीमिडीन को तो ये यूं है इस तरह से, ठीक है। और इस तरह कौन मूव करता है, इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये घड़ी की सुई इस तरह मूव करती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि पायरीमिडीन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेमिंग देते हैं, नंबरिंग, और सॉरी नंबरिंग कहना, नेमिंग नहीं कहना। प्योरीन जो है, प्योरीन को हम एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्योरीन्स आपने ये बात याद रखनी कि जो प्योरीन है उनको एंटी क्लॉकवाइज, जबकि पायरीमिडीन जो है उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेमिंग देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इनकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं। जो पायरीमिडीन्स हैं वो साइटोसिन और यूरासिल और थायामीन है, ठीक है। प्योरीन्स आर एडिनिन एंड गवानीन, ठीक है। पायरीमिडीन आपको पता है ना कि जो डबल सिंगल मेंबर रिंग है वो पायरीमिडीन है, फॉर एग्जांपल साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन। और जो प्योरीन है वो डबल मेंबर रिंग है, फॉर एग्जांपल एडिनिन और गवानीन। गवानीन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है देन एडिनिन, और जो एडिनिन है वो बिगन विद एन ए एंड ओनली एंड हैज़ एन अमाइनो ग्रुप। वो ये बता रहा है कि जो एडिनिन है वो किससे स्टार्ट होती है, एडिनिन के पास एक अमाइनो ग्रुप होता है। आप यहाँ पे देखिए एडिनिन का स्ट्रक्चर, तो एडिनिन के पास यहाँ से ये वाला NH वो ये बता रहा है, जबकि जो गवानीन है, गवानीन किससे स्टार्ट हो रही है, गवानीन C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप से स्टार्ट हो रही है, जबकि जो एडिनिन है वो किससे स्टार्ट हो रही है, वो NH से स्टार्ट हो रही है। एडिनिन बिगन विद एन ए एंड हैज़ एन अमाइन ग्रुप, और जो थायामीन है उसके पास एक मिथाइल ग्रुप होता है। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है कि जो थायामीन है, थायामीन वो वाहद बेस है जिसके पास CH3 यानी एक मिथाइल ग्रुप होता है, बाकी किसी के पास भी जो है वो मिथाइल ग्रुप नहीं है। थायमीन हैज़ अ मिथाइल ग्रुप, यूरासिल हैज़ 2 कार्बोनिल ग्रुप। यूरासिल के पास ही हमने बात पहले भी डिस्कस की है कि ये वाला जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं, ये वाला C डबल बॉन्ड O इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और जो यूरासिल है उसके पास 2 कार्बोनिल ग्रुप है। साइटोसिन इज यूरासिल विद एन अमाइनो ग्रुप रिप्लेसिंग आ कार्बोनिल। ये कहते हैं कि जो साइटोसिन और उसका और यूरासिल दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है, एक कार्बोनिल की जगह क्या अटैच हो जाता है, एक कार्बोनिल की जगह NH2 यानी अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाता है। नेक्स्ट ये है कि न्यूक्लियोटाइड और उनकी नोमेनक्लेचर, यानी न्यूक्लियोटाइड को हमने नेमिंग किस तरह से देनी है। न्यूक्लियोसाइड हमने आप पहले भी डिस्कस कर लिया है कि जो न्यूक्लियोसाइड है अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं हुआ फिर हम इसे क्या कहेंगे, फिर हम इसे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। अगर न्यूक्लियर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप भी है, शुगर भी है और नाइट्रोजनस बेस भी है, फिर हम इसे क्या कहेंगे, फिर हम इसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। आपने याद रखना है कि जो प्योरीन्स हैं, प्योरीन का जो न्यूक्लियोसाइड होगा, यानी प्योरीन में अगर प्योरीन कौन कौन सी बेसिस हैं, जो डबल रिंग होती हैं, जिस तरह एडिनिन और गवानीन। अगर एडिनिन के साथ एक जो है वो कोई भी 5 मेंबर शुगर अटैच है, राइबोस भी हो सकती है, डीऑक्सी राइबोस भी हो सकती है, वो अटैच है, ठीक है, प्योरीन में। फिर उनके आखिर में आएगा सीन, SINE, ठीक है, सीन आएगा न्यूक्लियोसाइड में। प्योरीन जब न्यूक्लियोसाइड बनाती हैं, ठीक है, जब प्योरीन के साथ कोई शुगर अटैच होती है तो हम उसके नेमिंग के आखिर में आएगा सीन। जिस तरह एडिनोसिन, अगर RNA है तो एडिनोसिन, और अगर DNA है तो डीऑक्सी एडिनोसिन। इसी तरह गवानीन जो है, RNA में अगर गवानीन अटैच है किसी राइबोस के साथ, इफ़ गवानीन इज अटैच विद अ राइबोस शुगर देन द न्यूक्लियोसाइड विल बी गवानोसिन। और अगर जो गवानीन है वो किसी डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ अटैच है, फिर ये बनाएगा डीऑक्सी गवानोसिन, ठीक है। और इसी तरह जो पायरीमिडीन्स हैं, पायरीमिडीन कौन सी होती है, जो सिंगल रिंग होती हैं, जिनके अंदर सिंगल रिंग होती हैं। अगर साइटोसिन जो है वो किसी शुगर के साथ अटैच है, ठीक है, शुगर कौन सी, जो राइबोस शुगर है RNA में, फिर हम उसके आखिर में आएगा DINE,
ठीक है। अगर साइटोसिन किसी शुगर के साथ अटैच है, राइबोस शुगर के साथ, फिर इसकी नेमिंग होगी साइटिडीन। और अगर साइटोसिन किसी डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ अटैच है, फिर हम इसे कहेंगे डीऑक्सी साइटिडीन, ठीक है। इसी तरह थायमीन अगर किसी शुगर के साथ अटैच है और तो हम इसे थायमीडीन भी कहेंगे, ठीक है, अगर राइबोस शुगर है। और अगर थायमीन जो है वो किसी डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ अटैच है, फिर हम इसे कहेंगे डीऑक्सी थायमीडीन। इसी तरह यूरासिल जो है वो यूरिडीन होगा, ठीक है, क्या होगा, यूरिडीन। दोबारा बताती हूँ, जब हम न्यूक्लियोसाइड को नेमिंग देते हैं तो प्योरीन जो है उनके आखिर पे SINE आता है, सीन। और जो पायरीमिडीन्स हैं, जब पायरीमिडीन्स जो है वो न्यूक्लियोसाइड बनाती हैं तो उनके आखिर पे आता है डीन, DINE। और अगर आप बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में प्योरीन और पायरीमिडीन दोनों की सेम नेमिंग होती है। उनके आखिर में क्या आता है, उनके आखिर में एट आता है, ATE, ठीक है। क्या आता है, एल भी आता है, सॉरी, LATE, लेट आता है। फॉर एग्जांपल अगर जो है एडिनिन न्यूक्लियोटाइड बनाएगी, उसको हम कहेंगे एडिन लेट। और अगर गवानीन बनाएगी, फिर हम इसे क्या कहेंगे, गवानोलेट। और अगर साइटोसिन बनाएगी तो हम इसे कहेंगे साइटिडिलेट। और अगर थायमीन बनाएगी, फिर हम इसे क्या कहेंगे, थायमीडाइलेट। और यूरिडीन बनाएगी तो उसे क्या कहेंगे, यूरिडिलेट, ठीक है। उनके आखिर पे YLATE ये आएगा, YLATE, ठीक है। इनकी इतनी नेमिंग क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपने ये बात याद रखनी है कि जो प्योरीन की बेस है, ठीक है, जो प्योरीन है उन्होंने किसके साथ बॉन्ड बनाना है अपना, उन्होंने अपना बनाना है पायरीमिडीन के साथ, ठीक है। प्योरीन की जो बेस है वो पायरीमिडीन के साथ अटैच होगी। मतलब जो गवानीन है, गवानीन ने हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाना है। और जो एडिनिन है उसने या तो थायमीन के साथ बनाना है अगर DNA है, और अगर RNA है तो उसने यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाना है। यानी जो G है, गवानीन का G है, उसने C के साथ, G का C के साथ बॉन्ड होगा। और A का या तो T के साथ होगा या फिर A का U के साथ बॉन्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाली जो है, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो A है उसका T के साथ है, एडिनिन का थायमीन के साथ है, और यहाँ पे भी A का T के साथ है, ठीक है। और जो G है उसका C के साथ बॉन्ड है। और आपने दूसरी बात ये याद रखनी है, जब गवानीन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जब एडिनिन थायमीन के साथ बनाता है तो वो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये जो डायरेक्शन है ये हम बाद में देखते हैं कि इस डायरेक्शन का क्या मतलब है। कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयरिंग है वो इस तरह से होती है। यहाँ पे दोबारा बताइए, बेस पेयरिंग का रूल ये है कि जो एक पायरीमिडीन की बेस है उसने प्योरीन की बेस के साथ बॉन्ड बनाना है, और जो प्योरीन की बेस है उसने पायरीमिडीन के साथ बॉन्ड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल A जो है वो T के साथ बॉन्ड बनाएगा और जो C है वो G के साथ बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। आपने अब मुझे बताना है कि जो A है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। आपने ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये नीचे कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है, फिर मैं आपको देखूंगी कि किस बच्चे ने जो है वो सही फील किया है। A किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, T किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, G किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, CAGC किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने फिर यहाँ पे यही बताया है कि इस तरह से होता है कि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है वो क्या होती है, और जो 3 टू 5 प्राइम क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि हम ये कहते हैं ना कि जो DNA है वो डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। DNA जो है वो इस तरह से डबल स्ट्रैंड होता है, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्टैंड है, ठीक है। DNA जो है वो डबल स्टैंड होता है। एक की डायरेक्शन जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। मतलब अगर ये 5 टू 3 है तो जो दूसरा होगा उसकी 3 टू 5 होगी। ये 5 टू 3 है तो फिर ये वाला 3 टू 5 होगा। अब उन्होंने ये बता दिया है कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं उनकी आपस में बॉन्डिंग होती है। मतलब इस तरह से है ना, तो अगर यहाँ पे ये दूसरा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे G है तो और यहाँ पे C है तो इन दोनों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे A है और यहाँ पे T है तो इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। अगर इस वाले स्ट्रैंड की 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है तो जो दूसरा है उसकी 3 टू 5 प्राइम डायरेक्शन होगी, ठीक है। इस तरह से उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये इसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इसकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपने इसकी डायरेक्शन को भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। अब वो यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये जो है ना आपने ये देख लेना कि ये DNA का एक स्ट्रैंड है और जो दूसरा है वो DNA का दूसरा स्ट्रैंड है, ये वाला, ठीक है। एक ही डायरेक्शन उन्होंने बताई है 5 प्राइम टू 3 और दूसरे की जो है वो 3 टू 5 है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है ना ये एक स्ट्रैंड है
और इसका जो सी है उसने जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, उस ट्रिपल बॉन्ड को उन्होंने 3 डॉट के साथ शो किया है। नेक्स्ट जो है वो ए ने टी के साथ बॉन्ड बनाया और वो डबल बॉन्ड है, उन्होंने इसको डबल डबल डॉट लगा के शो किया है। ये जो है ये लेफ्ट आरएनए है और ये जो है ये राइट एसएस आरएन डीएनए स्ट्रैंड है। डीएनए के जो है वो 2 स्ट्रैंड है, ये लेफ्ट वाला स्ट्रैंड है डीएनए स्ट्रैंड और ये राइट वाला डीएनए स्ट्रैंड है। इस तरह से होता है ना, मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ, यूँ होता है इस तरह से। इस वाले को उन्होंने नाम दे दिया आर का, सॉरी राइट डीएनए स्ट्रैंड का, और ये वाला जो है इसको उन्होंने नाम दे दिया, इस वाले को, इसको उन्होंने लेफ्ट आरएनए का नेम दे दिया है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी है कि ये वीक बेसिस बना होती हैं। प्योरीन एंड पायरिमिडीन विद अमाइनो ग्रुप इन द स्ट्रक्चर एक्ट एज अ वीक बेस। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेसिस की पहली प्रॉपर्टी है कि ये वीक बेसिस होती हैं। नंबर 2, ये प्लेनर करैक्टर देती हैं। ठीक है, facilitate the close association or stacking that stabilize the structure of nucleic acid। और ये कह रहे हैं कि ये तो एक प्लेन में होती हैं, ठीक है, प्लेनर करैक्टर है, ठीक है, और इसी वजह से जो है ये क्लोजली पैक्ड होती हैं। क्लोजली पैक्ड होंगी तो जो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होगा। ठीक है, थर्ड ये है कि ये टॉटोमर्स बनाती हैं। टॉटोमेरिज्म का मतलब ये है कि एक सिंगल प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, बेस पेयरिंग जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि इन्होंने टॉटोमर्स बना दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें थायमीन में, तो यहाँ पे इस तरह से होगा, मैं 1 मिनट, ये बड़ा नहीं हो रहा, जूम ही हो रहा, हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पहली है हमारे पास थायामीन का ये वाला जो एज था, इसने अपनी पोजीशन चेंज की और ये प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एन बच गया। ठीक है, ये वाला जो है सिर्फ एन बच गया और इसका एच जो है वो यहाँ पे मूव कर गया। इसी तरह गवानीन में जो है ये वाला एच यहाँ पे मूव कर गया। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे सिर्फ अकेला एन बच गया और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट उन्होंने टॉटोमर्स दिखाए हैं जिसमें जो है वो प्रोटॉन मूव करता है। ठीक है, जो टॉटोमेरिज्म है वो है ही क्या है, वो इसको हम कहते हैं प्रोटॉन की शिफ्टिंग को हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। वेरियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस, पोजीशन चेंज ऑफ प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। इसमें ये होता है कि जब प्रोटॉन चेंज हो जाता है, प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है सॉरी, तो हमारे पास ये होता है कि जो गवानीन है, गवानीन आम हालात में किसके साथ स्पेयरिंग करती है? गवानीन ने करनी होती है साइटोसिन के साथ, और जो थायामीन है उसने एडिनिन के साथ करनी है या फिर एडिनिन करनी है यूरासिल के साथ। लेकिन जब टॉटोमेरिज्म होती है तो इनकी जो शिफ्टिंग है वो चेंज हो जाती है। वैसे यूजली ये होता है कि जी ने सी के साथ बॉन्ड बनाना है, लेकिन जब टॉटोमेरिज्म होती है तो फिर क्या होता है, फिर सी ने किसके साथ बॉन्ड बना लेना है? सी ने ए के साथ बॉन्ड बना लेना है। ठीक है, टॉटोमेरिज्म की वजह से, यानी अनकन्वेंशनल बेस पेयरिंग। कन्वेंशनल क्या होता है? रवायती, जो आमतौर पे सदा से या फिर हमेशा से जो बेसिस होती है उसको हम कन्वेंशनल बेसिस कहते हैं, और वो क्या होती है? जी ने बनाना है सी के साथ, ठीक है, और ए ने बनाना है टी के साथ, या फिर ए ने बनाना है यू के साथ। ठीक है, उसको हम कहते हैं ये कन्वेंशनल बेस पेयरिंग है। लेकिन टॉटोमेरिज्म की वजह से क्या होता है, सारा कुछ चेंज हो जाता है और जो हमारे पास सी है वो ए के साथ बना लेता है, जो जी है वो टी के साथ बेस बना लेता है, इस तरह से। ठीक है, ये इतना कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अच्छा बेसिकली ये एक बात यहाँ पे रहेगी, जो टॉटोमेरिज्म है उसी की वजह से मुटेशन होती है। ठीक है, जब बेस पेयरिंग उल्टी होगी, ठीक है, सब फिर जीन जो है वो उसमें अल्टरेशन आएगी, चेंज आएगी, जीन सीक्वेंस चेंज होगा, उसकी वजह से म्यूटेशन होगी। ये प्रॉपर्टीज हमारी हो गई हैं। और ये नॉर्मल बेसिस और मॉडिफाइड बेसिस। अच्छा जी, नॉर्मल बेसिस और मॉडिफाइड बेसिस क्या होती हैं? जो मॉडिफाइड बेसिस हैं वो नॉर्मल बेसिस से ही बनती हैं। किस तरह से होती हैं? जो हमारे पास हैं नॉर्मल बेसिस, ठीक है, जो हमारे पास नॉर्मल बेसिस हैं उनसे मॉडिफाइड बेसिस बनती हैं। जो नॉर्मल बेसिस हैं हमारी वो कौन कौन सी है? नॉर्मल बेसिस में यूरिडीन, साइटिडीन, एडिनोसिन और गवानोसिन है। उनमें ये होता है, सबसे पहले उनका जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप की जगह उन अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाता है। ठीक है, पहला जो है वो कार्बोनिल ग्रुप रिमूव होगा, उसकी जगह अमाइनो ग्रुप अटैच होगा, उसको हम कहते हैं अनयूजुअल बेसिस या फिर मॉडिफाइड बेसिस। मॉडिफाइड बेसिस या फिर अनयूजुअल बेसिस।
उनको कहते हैं, ठीक है। अनयूजुअल या फिर मॉडिफाइड बेसिस जो हैं वो नॉर्मल बेसिस से बनती हैं, ठीक है। मॉडिफाइड बेसिस जो है वो नॉर्मल बेसिस से बनती हैं। पहले जो नॉर्मल बेसिस हैं उनके कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है, अगर कार्बन का जो है वो डबल बॉन्ड है ओ के साथ, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसकी जगह पे NH2 यानी अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मॉडिफाइड बेसिस हैं वो नॉर्मल बेसिस से बनती हैं। बेसिस एनालॉग और मॉलिक्यूल दैट कैन, अच्छा नेक्स्ट है सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग, ठीक है। सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग क्या है, और बेस एनालॉग आर अ मॉलिक्यूल दैट कैन सब्स्टिट्यूट फॉर अ नॉर्मल बेस इन न्यूक्लिक एसिड। यूजली सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ बेस एनालॉग विल रिजल्ट इन altered base pairing and structural change that affect DNA replication and transcription of gene. For example, 5-bromouracil can replace thiamine और 2-अमाइनोप्योरीन जो है वो एडिनिन को रिप्लेस करेगी। वो ये बता रहा है कि जो सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है उसमें बेस एनालॉग जो है वो मॉलिक्यूल है जो कि नॉर्मल बेस को सब्स्टिट्यूट करता है। सब्स्टिट्यूट क्या मतलब होता है, नेमल बदल, यानी एक चीज़ का अगर मैं कहूँ ना कि दूध पानी का नेमल बदल है, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, यानी पानी की जगह आप दूध पी सकते हैं प्यास में, तो ये इस तरह से बात हो सकती है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि सेहत का कोई नेमल बदल नहीं है, ठीक है, सेहत की जगह कोई भी नहीं ले सकता, उसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। वो ये कह रहा है कि जो बेस एनालॉग है वो वाले मॉलिक्यूल है जो कि नॉर्मल बेस का सब्स्टिट्यूट है, नॉर्मल बेस की जगह पे अटैच हो सकते हैं। यूजली सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ बेस एनालॉग विल रिजल्ट इन आल्टर्ड बेस पेयरिंग। वो ये कहती है कि जो नॉर्मल बेस को जब हम किसी के साथ सब्स्टिट्यूट करवाते हैं तो उस सब्स्टिट्यूशन की वजह से एक चेंज आ जाती है, एक म्यूटेशन आ जाती है जो कि DNA रेप्लिकेशन को अफेक्ट करती है, इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करती है। ट्रांसक्रिप्शन हम किसे कहते हैं, DNA से जब RNA बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जब हम थायामीन की जगह 5-ब्रोमोयूरासिल लगा देते हैं तो क्या होता है, तो हमारे पास एक DNA में जो है उसकी रेप्लिकेशन को भी अफेक्ट करती है, एक आल्टर्ड बेस पेयरिंग हमारे पास आ जाती है। या फिर हम जब 2-अमाइनोप्योरीन को लगाते हैं किसकी जगह पे, एडिनिन की जगह पे। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि जब हम इस तरह के सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड, ये है ना कि नॉर्मल जो न्यूक्लियोटाइड है, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड में या फिर थायामीन या फिर एडिनिन ये वाली बेसिस अटैच होती हैं, लेकिन हम उनकी जगह पे क्या कर देते हैं, 5-ब्रोमोयूरासिल और 2-अमाइनोप्योरीन को अटैच कर देते हैं। यहाँ पे 5-ब्रोमोयूरासिल का स्ट्रक्चर भी दिखाया गया होगा, 5-ब्रोमोयूरासिल नहीं दिखाया गया, चलो खैर। लेकिन हम जब सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं उसमें हम ये करते हैं कि अपनी पसंद की जो होती है ना बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, उनको अटैच कर देते हैं इन मेजर बेसिस की जगह। जो नॉर्मल बेसिस हैं जिस तरह थायमीन, एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, इनकी जगह पे हम अपनी मर्जी की बेसिस अटैच कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जो DNA की नॉर्मल रेप्लिकेशन है, जो DNA ने ट्रांसक्रिप्शन करना है या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसको चेंज कर देता है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन है। सम सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड आर हाईली यूजफुल इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी। ये फार्माकोलॉजी में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। 5-fluorouracil used in the treatment of a cancer by inhibiting the enzyme involved in proliferation of the cell growth, used in antiviral drugs, used in treatment of AIDS आपको पता है ना डिजीज़ है, acute immunodeficiency syndrome, गाउट में, और किस में इस्तेमाल होता है, हाइपोयूरिसीमिया में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एजाथायोपुरीन जो है वो इस्तेमाल होती है किसको सप्रेस करने में, इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ये जो सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड हम बनाते हैं उनके ये वाले फ़ायदे हैं। नेक्स्ट है, अब हमने जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटोस। पेंटोस क्या होती है, पेंटोस हम कहते हैं शुगर को। जो नाइट्रोजनस बेसिस में दूसरी चीज़ आती है वो होती है पेंटोस शुगर, ठीक है। जो पेंटोस है वो DNA में होगी डीऑक्सीराइबोस, जबकि RNA में होगी राइबोस। इसका पेंटोस शुगर का फार्मूला क्या है, C5H10O5। आपने ये याद रखना है कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों 5-5 हैं और जो हाइड्रोजन है वो उससे दुगनी है यानी H10 है। पेंटोस जो है वो हम कोई भी ऐसी शुगर जिसके पास 5 कार्बन होंगे उसको हम कहेंगे पेंटोस। अब पेंटोस इज अ मोनोसाइक्राइड विथ 5 कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ पे अच्छा आप देखिए, और यहाँ पे उन्होंने बहुत वाज़ह दिखाया है कि जो राइबोस है यहाँ पे कार्बन नंबर 2 की पोजीशन पे OH अटैच है, और जो DNA है यहाँ पे सिर्फ H अटैच है। क्लियर,
ये उन्होंने नेक्स्ट दिखा है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज। पेंटोज एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, या फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर होगी या फिर वो कौन सी होगी, क्लोज शक्ल होगी। अगर वो ओपन चेन है, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे लीनियर, और अगर वो क्लोज है तो वो हम इसे कहेंगे साइक्लिक। द लीनियर फॉर्म ऑफ पेंटोज विच यूजली एग्जिस्ट ओनली इन सोल्यूशन, जो लीनियर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और आपको पता है जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो हमारे पास राइबोस शुगर पाई जाती है वो साइक्लिक फॉर्म में होती है, ठीक है। इट हैज़ ओपन चेन बैकबोन ऑफ 5 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट है 4 ऑफ दीज कार्बन हैव ओनली हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप OH, ईच कनेक्टेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। ओनली वन हैज़ ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड बाय अ डबल बॉन्ड फॉर्मिंग अ कार्बोनिल ग्रुप। द रिमेनिंग बॉन्ड ऑफ द कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय 6 हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी जो है वो 6 हाइड्रोजन के साथ उनको उन बॉन्ड को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड पोलैरिटी। टॉप ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ 5 फ्री 5 फॉस्फेट ग्रुप। अब ये बता रहा है कि हम ये कहते हैं कि ना कि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है उसमें जो है इसकी कार्बन की पोजीशन नंबर 5, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, और जो फर्स्ट पोजीशन होती है वहाँ पे कोई नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होती है। अब होता ये है कि जब एक न्यूक्लियोटाइड ने दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंक बनाना है तो वो किस तरह से बनाता है, वो इस तरह से बनाता है कि जो कार्बन की ये वाला जो है ना, इसकी पोजीशन नंबर 3 जो है वो पोजीशन नंबर 3 नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन जो है शुगर, इसकी पोजीशन नंबर 3 जो है, कार्बन की जो पोजीशन नंबर 3 है वो वाला जो है वो एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है। ये एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। और इसी तरह आप नेक्स्ट की देखें, नेक्स्ट जो है इसकी जो पोजीशन नंबर 3 है वो नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है। वो नेक्स्ट के साथ अटैच, यानी हर जो कार्बन है वो हर शुगर का जो कार्बन नंबर 3 है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। आप यहाँ पे गौर से देख भी सकते हैं। टॉप ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ फ्री 5 फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और ये वाला जो है आप देखें कि ये जो फर्स्ट वाला है, ये वाला जो है ये पोजीशन नंबर 3 से एक फॉस्फेट ग्रुप पे अटैच है। और ये जो है फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन के साथ लगा हुआ है, ये कार्बन नंबर 5 के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह आप देखें कि इसका जो यहाँ से मैं दिखाती हूँ कि इसका जो कार्बन नंबर 3 है वो इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। और ये जो नेक्स्ट अगली शुगर है इसका कार्बन नंबर 3 और नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। लेकिन ये वाला फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ अटैच है, ये कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है, ठीक है। समझ लगी? दोबारा बताती हूँ कि ये जो शुगर है इसकी कार्बन नंबर 3 फॉस्फेट ग्रुप के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। और ये वाला फॉस्फेट ग्रुप नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के की शुगर के पोजीशन नंबर 5 पे अटैच है। और इस वाली जो शुगर है इसके कार्बन नंबर 3 ने नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाया, और वो जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसके फॉस्फेट के साथ बनाया, और वो फॉस्फेट नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के पोजीशन नंबर 5 वाले कार्बन के साथ अटैच है, इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब कार्बन का थर्ड कार्बन वाली नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होती है, वो वाला फॉस्फेट जो है वो पोजीशन नंबर 5 पे अटैच होता है। फिर इसी सेकंड वाले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड वाली कार्बन नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होती है, जो कि 5 वाले के साथ 5 कार्बन वाले के साथ अटैच होता है, ठीक है। यानी 2 बॉन्ड बन रहे हैं। एक तो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो पोजीशन नंबर 5 पे अटैच है, फिर कार्बन नंबर 3 ने नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप के साथ बनाना है जो 5 वाले पोजीशन के साथ अटैच है, फिर 3 वाले ने बनाना है नेक्स्ट के कार्बन नंबर 5 वाले के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है उसके साथ, ठीक है। वो ये बता रहा है टॉप ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ फ्री 5 फॉस्फेट ग्रुप फ्री। यानी अगर मैं कहूँ कि एक कंप्लीट एक ग्रुप है, ये कंप्लीट चेन है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो फर्स्ट वाला फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट एंड जो है वो फ्री होगा, उसको हम कहेंगे 5 प्राइम। और जो लास्ट वाला होगा उसका 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, उसको हम कहेंगे 3 प्राइम, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे 3 प्राइम। नेक्स्ट जो है उन्होंने मोनोसेक्राइड, इसकी जो है वो नेमिंग शो की है। जो 3 वाली कार्बन होगी वो ट्रायोज है, जो 4 वाली है वो टेट्रोज है, 5 वाली पेंटोज है, 6 वाली हेक्सोज है, ठीक है। एल्डो होगा तो एल्डो ट्रायोज होगा, कीटो होगा तो कीटो ट्रायोज होगा। इसी तरह टेट्रोज है एल्डो टेट्रोज, और 5 एल्डो पेंटोज। इसी तरह उन्होंने नेक्स्ट नेमिंग शो किया है। उसकी रिलेटिव एग्जाम्पल उन्होंने ये शो की है कि अगर 5 वाला होगा फॉर एग्जांपल तो वो कौन सी है, वो इन्होंने इरिथ्रोज शो की है। इसी तरह 6 वाला हेक्सोज है, उसकी ग्लूकोज के अंदर C6 होते हैं ना, तो उन्होंने इस तरह आपको नेक्स्ट एग्जांपल दी हैं,
ठीक है। शुगर में नेक्स्ट उन्होंने ये बताया कि जो 5 कार्बन कीटो शुगर होगी या फिर पेंटोस होगी, 1 पोजेस D2 डिऑक्सी राइबोज, और जो राइबोज है उसमें क्या होगा, राइबोज में OH होगा, और जो डिऑक्सी राइबोज है उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ H अटैच होगा। बोथ शुगर आर प्रेजेंट इन फ्यूरानोज फॉर्म एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन, बीटा कॉन्फ़िगरेशन में होगी और फ्यूरानोज फॉर्म में होगी। इसकी फॉर्म फ्यूरानोज है और कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन बीटा है। मैं यहाँ पे इस तरह से बीटा, ये वाला बीटा। पेंटोस शुगर फॉर्म ईस्टर विद फॉस्फोरिक एसिड एंड इज कॉल्ड फॉस्फोर डाइस्टर बॉन्ड। अच्छा जी, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कार्बन के कौन से कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। वो ये कह रहा है कि जो पेंटोस शुगर है वो ईस्टर बॉन्ड बनाती है फॉस्फोरिक एसिड के साथ। जो शुगर फास्फोरिक एसिड के साथ अटैच होती है वो ईस्टर बॉन्ड बनाती है, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड बनाती है तब वहाँ से वाटर रिमूव होता है, ठीक है, और उस लिंकेज को कहते हैं ईस्टर लिंकेज या फिर ईस्टर बॉन्ड। वो कह रहा है कि वो वहाँ पे ईस्टर बनाती है, इसको बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट है पेंटोज शुगर राइबोज। राइबोज जो है वो नेक्स्ट उन्होंने फिर वही बताया है कि राइबोज का फार्मूला जो है वो C5H10O5 है। राइबोज जो है वो बैकबोन बनाती है RNA की, ठीक है। राइबोज शुगर जो है वो RNA की बैकबोन बनाती है, यानी आपको पता है कि अगर शुगर ना होगी, ठीक है, शुगर की पोजीशन नंबर 1 पे क्या चीज़ अटैच है, शुगर की पोजीशन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और शुगर की पोजीशन नंबर 5 पे क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप। अब हर जो थर्ड कार्बन है नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होना है। हर कार्बन नंबर 3 ने नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होना है, ठीक है। और इस तरह हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हर न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। इसी तरह 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक डायरेक्शन बनती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये शुगर ही ना होगी, शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है, शुगर के साथ ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है। अगर दोनों शुगर ही ना होगी तो ये दोनों कहाँ पे अटैच होंगी, इसलिए हम कहते हैं कि जो शुगर है वो बैकबोन बनाती है RNA की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राइबोस। उन्होंने यहाँ पे फिर आपको राइबोस शुगर दिखाई है कि एल्डोपेंटोस इस तरह से होती है, एक लीनियर फॉर्म उन्होंने दिखाई है, दूसरी उन्होंने आपको जो है वो साइक्लिक फॉर्म दिखाई। ये साइक्लिक फॉर्म है और ये लीनियर फॉर्म है, ठीक है। डीऑक्सी राइबोस दिखाया कि डीऑक्सी राइबोस में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस में यहाँ पे OH की जगह H अटैच होता है, ठीक है। और बाकी जो है वो बाकी सारा कुछ सेम है। डीऑक्सीराइबोज आल्सो कॉल्ड D2 और डीऑक्सीराइबोज 5 कार्बन शुगर है, कंपोनेंट ऑफ DNA है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप इसमें के साथ अटैच होता है। जब फॉस्फेट ग्रुप होता है तो ये बैकबोन बनाता है न्यूक्लिक एसिड की। और द प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोज इंस्टेड ऑफ राइबोज इज वन डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये उन्होंने DNA का स्ट्रक्चर दिखाया कि यहाँ पे H अटैच होगा, नीचे से H अटैच होगा OH की जगह, तो ये डीऑक्सीराइबोस होगा। और अगर इस H की जगह क्या अटैच होगा, इस H की जगह OH अटैच होगा तो फिर ये RNA होगा। यहाँ पे उन्होंने वाज़ह डिफरेंस भी दिखा दिया दोनों में कि ये जो है ये राइबोस शुगर है जिसके अंदर OH पाया जाता है, और जहाँ पे HH पाया जाता है वो क्या है, वो डीऑक्सीराइबोस है। इस तरह से हम कहते हैं ना शुगर फॉस्फेट बैकबोन, वो इस तरह से बनती है कि हर है शुगर, उसकी पोजीशन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, उसका जो और उस कार्बन की जो थर्ड पोजीशन है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ अटैच है। आप देखें हर जो शुगर है उसकी पोजीशन नंबर 3 ने नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाया है, इसके थर्ड ने भी फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाया, इसके थर्ड ने भी फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाया, इसके में। और इसकी 5 पे क्या अटैच है, 5 पोजीशन पे क्या अटैच है, 5 पोजीशन पे भी एक फॉस्फेट अटैच है, ठीक है। और यहाँ इस तरह से ये होता है कि हर जो शुगर है वो इस तरह हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि हर शुगर जो है वो 2 फॉस्फेट के साथ अटैच है, हर शुगर 2 फॉस्फेट के साथ अटैच है अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अगर आप सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो सिर्फ पोजीशन नंबर 5 पे ही फॉस्फेट अटैच होगा, लेकिन अगर आप पूरे न्यूक्लिक एसिड की बात करें या शुगर फॉस्फेट की बैकबोन की बात करें तो इस तरह होगा कि हर शुगर जो है वो 2 फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है, पोजीशन नंबर 5 पे और पोजीशन नंबर 3 पे। इस तरह से ये बैकबोन बनाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेंटोसिस में ये आ जाएगा कि फॉस्फोराइलेटेड पेंटोज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, किसकी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इंशाल्लाह हम किसी वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे, ये बहुत लंबा टॉपिक है। यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। अरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो है वो इस्तेमाल होती है एरोमेटिक अमाइनो एसिड में, उनकी सिंथेसिस में, ठीक है।
और हाई मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी होती है इसकी हेक्सोजीज। हेक्सोज वो वाली रिंग होती है जिनके अंदर 6 कार्बन हो, लेकिन जो पेंटोस है उसकी मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी जो है वो हेक्सोज से ज़्यादा होती है। यहाँ पे फिर उन्होंने जो है वो राइबोस दिखाई हुई है आपको, बीटा फ्यूरानोज, ठीक है, ये उन्होंने यहाँ पे दिखाई है बीटा फ्यूरानोज, और यहाँ पे एल्डिहाइड उन्होंने आपको एक दिखाया हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्होंने डिटेल में पकड़ कन्फर्मेशन को शो किया है। आप सोचेंगे कि पकड़ कन्फर्मेशन क्या? पकड़ कन्फर्मेशन हम इसे कहते हैं कि हम ये कहते हैं ना कि जो कार्बन की शक्ल है वो इस तरह से है पेंटोस की, ठीक है, कार्बन कह रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, पेंटोस यानी 5 कार्बन वाली शुगर, जो कि या तो राइबोस हो सकती है या फिर डिऑक्सी राइबोस हो सकती है। अब इसमें ये होता है कि जो पोजीशन नंबर 2 है और पोजीशन नंबर 3 है, ठीक है, ये या तो अबव द प्लेन ऑफ पेपर यानी थोड़ा सा ऊपर को इनकी पोजीशन हो सकती है या फिर थोड़ी सी नीचे को हो सकती है। अगर आप बिल्कुल इसी तरह है कि आप देख लें कि एक पेज है, पेज को एक 5 उसकी बिल्कुल यही वाली शक्ल बना लें, एक पेज लें, उसकी पेज की ये वाली शक्ल बना लें, 5 कार्बन इस तरह की उसकी शक्ल बना लें। फिर आप उसको ये देखें कि उसकी जो सेकंड वाला कोना है ना, उसको अगर आप थोड़ा सा ऊपर को उठा दो, ठीक है, फिर हम यानी कि बाकी सारा पेपर एक ही तरह का होगा, लेकिन अगर आप उसका जो सेकंड वाला कोना है इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दो तो उसको हम कहेंगे एंडो पोजीशन। और अगर आप उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ फोल्ड कर दो, ऊपर की बजाय नीचे की तरफ फोल्ड कर दो, फिर हम इसे कहेंगे एक्सो, ठीक है। अब हमारे पास ये होता है कि जो शुगर है वो या तो पोजीशन नंबर 2 पे, जिस तरह यहाँ पे उन्होंने दिखाया भी हुआ है कि जो पोजीशन नंबर 2 है वहाँ से अब इस तरह से अबव भी हो सकती है, ठीक है, और इस तरह से नीचे को भी हो सकती है। ये जो है ये एक्सो है और ये जो है ये एंडो है। अगर वो ऊपर की तरफ होगी तो वो एंडो होगी, अगर वो नीचे की तरफ होगी तो एक्सो होगी। इसी तरह जो ये जो राइबोस शुगर है ये कार्बन नंबर 3 पे ऊपर को भी हो सकती है, नीचे को भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम ये कहेंगे कि जो राइबोस शुगर है वो पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3 पे ऊपर को भी हो सकती है, नीचे को भी हो सकती है। अगर वो ऊपर को होगी तो वो एंडो होगी, और अगर वो नीचे को होगी तो वो क्या होगी, वो एक्सो होगी। और इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं पकड़ कन्फर्मेशन। ये वाली जो है पकड़ कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का क्या मतलब होता है? कन्फर्मेशन का होता है उसकी शक्ल, उसके एंगल का चेंज होना स्पेस में, ठीक है, उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन। यानी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे अगर वो ऊपर को होगी तो वो एंडो है, अगर वो नीचे को होगी तो एक्सो होगी। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 जो है वो या तो एंडो पोजीशन को अटेन करेंगे या एक्सो को। इसको हम कहते हैं पकड़ कन्फर्मेशन। लेकिन एट अ टाइम या तो पकड़ कन्फर्मेशन हो रही होगी कार्बन नंबर 2 पे या फिर कार्बन नंबर 3 पे। एट अ टाइम कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 दोनों पे नहीं हो सकती, सिर्फ एक में हो सकती है, या 2 पे या 3 पे। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड का थर्ड है वो है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप में क्या है, फॉस्फेट जो है वो न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर है उसकी पोजीशन नंबर 5 पे अटैच होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक शुगर बनाएं, ठीक है, ये हमारे पास एक शुगर है, इसकी पोजीशन नंबर 1 पे एक नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और ये जो इसकी पोजीशन है यहाँ पे 5, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। लार्ज पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी ATP, उसमें क्या होता है, एक एडिनोसाइन जो है, एडिनोसिन जो है वो 3 फॉस्फेट के साथ अटैच होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और इसमें जो है वो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकती है अपने बॉन्ड के अंदर, ठीक है। और जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है वो किसके दरमियान बनता है, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर मॉलिक्यूल के दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट उन्होंने यही फॉस्फेट ग्रुप दिखाया हुआ है कि जो हमारे पास AMP यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे उन्होंने एक नाइट्रोजनस बेस ली है, उसकी पोजीशन नंबर 5 पे एक फॉस्फेट अटैच कर दिया है, तो वो क्या बन गया, AMP। अगर वो एक फॉस्फेट की जगह 2 फॉस्फेट अटैच कर दे फिर वो बन जाएगा ADP यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगर वो यहाँ पे 2 की जगह 3 अटैच कर दे फिर वो बन जाएगा ATP यानी एक एडिनोसिन जो है वो 3 फॉस्फेट के साथ अटैच है। कोडोन, कोडोन हम किसे कहते हैं? कोडोन का मतलब होता है कि अ सीरीज ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, अगर ये तीनों न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसको हम कहते हैं कोडोन। अ सीरीज ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड विद इन द DNA इज नाउन एज कोडोन, ठीक है। और ये क्या करता है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। और जो है दोबारा बता रही हूँ कि जब 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह का एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ और दूसरा तीसरे के साथ लिंक हो उसको हम कहते हैं कोडोन।
यहाँ पे जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि यहाँ पे OH की जगह एच अटैच होगा, ठीक है। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है और ये राइबो न्यूक्लियोटाइड है जिसमें OH की जगह आपको क्या दिखाया गया है, आपको एच दिखाया गया है, ठीक है। और मेजर राइबो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। राइबो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हो सकते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड अडीनोसिन हो सकता है, गवानोसिन हो सकता है, साइटिडीन हो सकता है और यूरिडीन हो सकता है। और अगर आप बात करें मेजर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में, उसमें यूरिडीन की जगह क्या होगा, थाइमिडीन होगा, उसमें थाइमिडीन होगा। यहाँ पे फिर वो उन्होंने वही प्रीवियस जो हम पहले पढ़ के आए हैं, नोमेनक्लेचर की बात हो रही है, ठीक है। नोमेनक्लेचर को वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही थोड़ा सा बताया हुआ है। अब न्यूक्लियोटाइड का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का फंक्शन ये होता है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है न्यूक्लिक एसिड का, एनर्जी करेंसी होती है सेलुलर मेटाबॉलिज्म की। एटीपी क्या होती है, एटीपी के पास ये एनर्जी ही है ना, एक एडिनोसिन 3 फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होती है, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है एटीपी इज़ अ न्यूक्लियोटाइड एनर्जी करेंसी। ये एक एनर्जी करेंसी है, यानी मतलब एनर्जी की अगर हमें ज़रूरत हो तो हम एटीपी जो है, जब एटीपी यानी एडिनोसिन 3 फॉस्फेट के साथ अटैच है, ये एडीपी में कन्वर्ट होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, यानी इसका एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच रिमूव करते हैं एटीपी ट्राई फॉस्फेट से, जब ये डाई फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। इसी तरह जब ये डाई फॉस्फेट एएमपी यानी एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, यानी यहाँ से फिर एक फॉस्फेट अटैच होता है, फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमें मिलती है। इसलिए हमें जब एनर्जी चाहिए हम एटीपी को लेते हैं, एटीपी को एडीपी में, एडीपी को एएमपी में, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से एनर्जी लेते हैं। जो एटीपी यानी एक एडिनोसिन 3 फॉस्फेट के साथ अटैच है, यहाँ पे उन्होंने दिखाया भी हुआ है कि 3 फॉस्फेट हैं, राइबोस शुगर है और यहाँ पे बेस है, ठीक है। तो हम यहाँ से एनर्जी लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो एटीपी है वो एनर्जी करेंसी है। नेक्स्ट है, आपने सुना होगा NAD निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड जब निकोटिनामाइड के साथ अटैच हो, ये उन्होंने यहाँ पे निकोटिनामाइड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये वाला निकोटिनामाइड जब दो डाई न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो तो फिर हम इसे कहते हैं निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड ने जो है, ये न्यूक्लियोटाइड है एडिनिन, निकोटिनामाइड जो है ये किसके साथ अटैच है, एक एडिनिन के साथ, और वो नेक्स्ट अटैच है दो न्यूक्लियोटाइड के साथ। यहाँ पे उन्होंने उसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। न्यूक्लियोटाइड प्ले रोल्स इन रेगुलेशन। जो है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, ये रेगुलेशन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास तीसरा जो पार्ट आ जाता था वो था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को यहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ जो है वो बताया गया है कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो बनता है व्हेन एग्जैक्टली 2 ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते तब बनता है जब एक फॉस्फेट ग्रुप किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ वो रिएक्ट करे और वहाँ से वाटर रिमूव हो, फिर क्या बनता है, फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। अब हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, किस तरह से बनता है, फिर वो ये बता रहे हैं कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो सेंट्रल टू ऑल लाइफ है और ये क्या करता है, बैकबोन बनाता है न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन ये किस तरह से बनाता है, हम यहाँ पे अभी देखते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर था, यहाँ पे आप देखें इस स्ट्रक्चर में, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये शुगर जो है ना, ये वाला जो है शुगर के 5 पोजीशन पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है और ये नेक्स्ट तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब होता ये है, आपने बात बहुत बहुत गौर से सुनी है कि ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है ना, इसकी पोजीशन नंबर 5 पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ये 1 है, और ये जो सेकंड है ना, जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसके कार्बन नंबर 3 ने नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 5 जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ जो है वो बोर्ड बनाया हुआ। हम यही कहते हैं ना कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से मिलता है, दूसरे तीसरे से मिलता है, तो हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। अब वो अटैच इस तरह से होता है कि जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसकी कार्बन का जो पोजीशन नंबर 3 है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ अटैच है और फॉस्फेट 5 के साथ अटैच है। अब इसकी जो शुगर का कार्बन नंबर 3 है वो नेक्स्ट के जो है ना, जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसके फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है। अब होता है ये इस तरह, ये उन्होंने कोडोन दिखाया। कोडोन हम किसे कहते हैं, जब 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो कोडोन बनता है। अब आप देखें जो पहला था
पहले की कार्बन नंबर 3 ने नेक्स्ट की कार्बन नंबर 5 के फॉस्फेट के साथ अटैच है, जो सेकंड है उसका जो कार्बन नंबर 3 है वो नेक्स्ट के फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है, जो फर्स्ट वाला है उसका तो फॉस्फेट ग्रुप एंड फ्री है ना, ये फॉस्फेट के साथ किसी के साथ भी अटैच नहीं है, और जो नेक्स्ट लास्ट वाला है यानी थर्ड वाला उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये फ्री है, ये हाइड्रोक्सिल है नेक्स्ट फॉस्फेट के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हो, इसलिए हम कहते हैं कि जो फर्स्ट वाला है उसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, उसको हम 5 प्राइम कहते हैं, और जो नेक्स्ट लास्ट वाला है उसका ये 3 वाली जो है ये फ्री होता है, इसको हम कहते हैं 3 प्राइम। ठीक है, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब ये फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होता है इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये पूरी कानाल मतलब यहाँ पे वो ये बता रहा है कि ये स्टेबलाइज करता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर सेंट्रल टू ऑल लाइफ ऑन अर्थ, दे मेकअप द बैकबोन ऑफ स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे वो यही बता रहा है। और नेक्स्ट ये है कि जो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनते हैं फॉस्फेट ग्रुप के साथ, और 2 कार्बन रिंग जो है वो कार्बोहाइड्रेट और दूसरी जो है ईस्टर बॉन्ड के ओवर बनाती हैं। नेक्स्ट है कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो बनता है और न्यूक्लियोटाइड जो है वो ज्वाइन होता है ट्राईफॉस्फेट के साथ, डाईफॉस्फेट फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक आर ब्रोकन अपार्ट टू गिव एनर्जी रिक्वायर्ड टू ड्राइव एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। वो ये कह रहे हैं कि जब एटीपी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एटीपी डाईफॉस्फेट, तब हमारे पास जो एनर्जी है वो बाहर जाती है, फिर ये एटीपी जब एएमपी में कन्वर्ट होता है तब भी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और वो एनर्जी हम अपने पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे उन्होंने फिर वही वाली चीज़ बताई है जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से बता दी है। अगर आप यहाँ पे बात करें पॉलीमरेज की, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इन सेल्स, तो उसमें ये बता रहा है कि जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी है फॉस्फोडाइस्ट्रेज इज़ एन इंजाइम। क्या नाम है? जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज है ये एक इंजाइम का नाम है। आपको किस तरह पता चला कि एक इंजाइम है? ASE जिसके आखिर में आ जाए उसका मतलब है ये इंजाइम है। जिस तरह फॉस्फोडाइस्ट्रेज है ये एक इंजाइम है दैट कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का वाटर की मौजूदगी में टूटना। हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉर इंस्टेंस अ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP, इनका जब बॉन्ड टूटता है तो वो कौन सा इंजाइम तोड़ता है? वो फॉस्फोडाइस्ट्रेज जो है वो तोड़ता है। पोली न्यूक्लियोटाइड है। पोली न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि पोली का मतलब होता है मैनी, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे के साथ मिलके एक लंबी चेन बना देना, उसको हम कहते हैं पोली न्यूक्लियोटाइड। और पोली का मतलब, पोली का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, इसका मतलब होता है मैनी। Sequence of polynucleotide, although DNA and RNA do not generally occur in the same polynucleotide, the 4 species of nucleotide may occur in an order in the chain। ठीक है, ये उन्होंने यही बड़ी बात बताई है कि जो DNA और RNA है वो जनरली सेम पोलीन्यूक्लियोटाइड में नहीं होते, लेकिन 4 species of nucleotide may occur in any order in the chain। फिर वो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को ही बता रहा है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में फिर जो फ़र्क है वो एक ऑक्सीजन का है, और जो नेक्स्ट उन्होंने बताया है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड का है। राइबोन्यूक्लिक एसिड में जो है वो OH की जगह H की जगह OH अटैच होता है, और जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है इसमें सेकंड फ़र्क बेस का आ जाता है कि जो RN है उसमें यूरिडीन होता है, ठीक है, यानी यूरासिल बेस प्रेजेंट होती है, और जो हमारे पास DNA है उसमें कौन सी बेस होती है? उसमें थायामीन बेस पाई जाती है। और लास्ट पे आ जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ये आपने बात जो है ना, जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ नेक्स्ट के साथ जब इस तरह लिंक बनाते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर मेड आर्टिफिशियल फ्राम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड स्मॉलर न्यूक्लियोटाइड चेन विद जनरली फ्यूअर देन 30 सब यूनिट। वो ये बता रहे हैं कि 30 सब यूनिट से कम होगा ना फिर वो बनेंगे, ठीक है। और पॉलीमरेज इंजाइम जो है वो इस्तेमाल होता है टू एक्सटेंड द चेन बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड। वो कह रहे हैं कि जो पॉलीमरेज इंजाइम है ना वो न्यूक्लियोटाइड की चेन को अगर आपने और ज़्यादा लंबा करना है तो पॉलीमरेज इंजाइम जो है वो इस्तेमाल होता है ताकि आपकी न्यूक्लियोटाइड की चेन मज़ीद लंबी हो सके। फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म RNAs आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जो आपको पता है ना RNA जब प्रोटीन बनाती हैं इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो RNA हमारे पास होगा न्यूक्लियोटाइड में, फिर वो प्रोटीन बनाएगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और RNA जो है वो न्यूक्लियोटाइड में होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है। हम इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़े हैं ना, तो हम इसमें यही बात करेंगे कि RNA जो है वो प्रोटीन को किस तरह से बनाएगा। और जाहिर सी बात है न्यूक्लिक एसिड होगा उसमें RNA होगा, फिर ही तो वो नेक्स्ट सारा प्रोटीन बनाएगा ना, इसलिए हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट ज़रूर करेंगे।
स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डीएनए, इसका मैं एक सेकंड पार्ट बनाऊंगी जिसमें बाकी जो चीज़ें हमें हमारी रहती हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम इसको मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।